नमस्ते छात्रों। आज हम जो कि एक सुंदर सी कहानी देख रहे थे, सोना और लोहा, जो कि रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने लिखी हुई ये सुंदर सी कहानी हम देख रहे थे। तो देखिए, हमने रामेश्वर दयाल दुबे जी का सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूँ आपको, जो कि आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी के का एक सुंदर सी कहानी हम देख रहे थे, सोना और लोहा। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 37 निकालना है छात्रों। 37 पर आप देख सकते हो सुंदर सी एक कहानी है, सोना और लोहा। और सोना और लोहा देखते समय हम सबसे पहले रामेश्वर दयाल दुबे जी का परिचय करवाते हैं। देखिए, 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश। मृत्यु देखिए 24 जनवरी 2011 है। रचनाएं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल की पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटे आदि। देखिए, ये प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है रामेश्वर दयाल दुबे जी। और प्रस्तुत समाज में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर इस कहानियों में दिया गया है छात्रों। तो मैं सबसे पहले रामेश्वर दयाल दुबे जी का, जो कि उनका जीवन भी मैं आपको कहलाता हूँ। तो ये जन्म और मृत्यु तो हमने देखा। देखिए, रामेश्वर दयाल दुबे 21 जून 1908 इनका जन्म उत्तर प्रदेश में। 24 जनवरी 2011 को इनका मृत्यु। देखिए छात्रों, गांधीवादी चिन्तक विचारक, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से आजीवन जुड़े हुए, हिंदी सेवा के समर्पित समृद्ध बाल साहित्यकार थे। देखिए, उनका जीवन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 21 जून 1908 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है के हिंदपुर गांव में जन्मे श्री रामेश्वर दयाल दुबे। हिंदी में परास्नातक, उत्तमा साहित्य रत्न परीक्षा उत्तीर्ण कर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से 1936 में वे वर्धा गए और वहां उन्होंने गांधी जी की अध्यक्षता में गठित हिंदी प्रचार समिति से जुड़कर काका कालेलकर के संरक्षकत्व में 5 बरस तक कार्य किया। सन 1942 में जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ, तब उससे जुड़कर सहायक मंत्री और परीक्षा मंत्री के रूप में वे लगभग 40 वर्षों तक हिंदीतर प्रदेशों में निरंतर प्रवास करते हुए हिंदी की अखंड सेवा की। हिंदी की सेवा में अतुल्य योगदान के कारण श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, महिषी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह सहित देश के तत्कालीन अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों से उनका निकट का संबंध बना हुआ था। तो ये थे रामेश्वर दयाल दुबे। तो शुरुआत करते हैं छात्रों आज सोना और लोहा। लेकिन ये शुरुआत करने के पहले मैं सबसे पहले ये कहानियों का आपको परिचय करवा देता हूँ। सोना और लोहा 2 धातु ये कहानियों में बताए गए हैं। दोनों का अपना अपना महत्व भी ये कहानियों में बताया गया है। सोना सुनहला और चमकदार होता है, ये आपको पता है। यह सबको प्रिय होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। सोने की लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये जो कहानी है, ये कहानियों की शुरुआत हम सबसे पहले शब्दार्थ से करेंगे। तो चलो देखते हैं ये कहानियों में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ। देखिए, शान यानी ठाट बाट, तलाश यानी खोज, तिजोरी आपको पता है लोहे का संदूक या लोहे का छोटा सा संदूक होता है या बड़ा सा भी हो सकता है। उपयोगी यानी योग्य, धनिक यानी धनवान, श्रमिक यानी मजदूर, कुदाल आपको पता है जो कि मिट्टी खोदने का एक प्रकार का औजार है छात्रों। फावड़ा मिट्टी खोदना तथा उसे हटाने का काम भी इन फावड़े से आप कर सकते हो, इस औजार से कर सकते हो। और खुरपी घास छिलने का एक प्रकार का औजार। तो ये थे सोना और लोहा की कहानियों के मुश्किल शब्दार्थ। तो आज हम प्रारंभ करते हैं सोना और लोहा। तो देखिए, हमने देखा कुछ पंक्तियाँ भी देखी थी छात्रों। वह पंक्तियों में लोहा और सोना एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो देखिए, हम कहाँ तक पहुँचे थे।
सोने पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। तो छात्रों, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा, आज उसके आगे देखेंगे। तो आपको पेज नंबर 37 निकालना है। तो आगे का जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ आज हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं आज सोना और लोहा ये कहानियों को जो अगली पंक्तियों का आज प्रारंभ है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सोना क्या कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। देखिए, सोने ने क्या कहा, पहले लोहे ने कहा कि अरे सोने तू बाहर क्यों निकला है, क्योंकि तेरे सारी की सारी रक्षा का भार मुझ पर है, और तू जब बाहर आता है तो खतरे से खाली नहीं होता है, तब तू बाहर क्यों आया। तब सोना क्या कह रहा है हंसते हंसते, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। देखिए, उसने क्या खुद को क्या समझा कि वह राजा है। आपको तो पता है राजा की जो रक्षा कौन करते हैं, नौकर चाकर लोग। तो इसी प्रकार सोना खुद को राजा समझ रहा है, और वह क्या कह रहा है, तो आप जैसे लोहे आप जैसे नौकर चाकर ही मेरी रक्षा करते हैं, ऐसा सोने ने कहा। तब लोहा थोड़ा सा गुस्सा हो गया, क्या कहने लगा वो, देखिए, अच्छा तू राजा और मैं नौकर। देखिए, वो भी थोड़ा सा गुस्सा बन गया, कौन, लोहा। और लोहा क्या कहने लगा, अच्छा तू मुझे नौकर समझ रहा है, चाकर समझ रहा है, कोई बात नहीं, और तू राजा मैं नौकर, ऐसा समझ रहा है, ऐसा लोहे ने सोने से कहा। तब और लोहा गुस्से से क्या कहने लगा, मेरे एक चाट से तेरा रूप ही बदल जाएगा, चल भीतर। किसने कहा, गुस्से से किसने कहा, लोहे ने। किसे कहा, सोने से कहा, अरे मैं एक चाटा लगा दूँ तेरे चेहरे पर तो आपका चेहरा ही बदल जाएगा, ऐसा लोहे ने किसे कहा, सोने से कहा। चल भीतर, भीतर यानी कहा, तिजोरी के अंदर, ऐसा लोहे ने सोने से कहा। तब सोना क्या कहने लगा, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। देखिए, सोना क्या कहने लगा अपने लोहे से, अरे लोहे भाई, आप मुझ पर इतना डांट रहे हो, इतना गुस्सा हो रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, लेकिन भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझसे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम बड़े हो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे डांटने का, गुस्सा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ऐसा सोना लोहे से कह रहा है। तब और भी सोना आगे क्या कहता है लोहे से, देखिए, मेरे 10 ग्राम का मूल्य 50,000, तो तुम 25-30 रुपये में किलो के हो। देखिए, वो उसकी ये निकाल रहा है, देखिए, मैं क्या हूँ और तू क्या है, ऐसा सोना यहाँ पर बता रहा है। जब मेरा 10 ग्राम का मूल्य कितना 50,000 हो सकता है, और आपका कितना होगा 25-30 रुपये किलो के भाव में आप बेचते हो, आपका भाव है, ऐसा सोना लोहे से कह रहा है। तब और लोहा अब उसे समझा रहा है, किस प्रकार समझाता है, देखिए, रुपयों में किसी की वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। किसने कहा, बहुत सुंदर शब्दों में लोहे ने अपने सोने भाई से कहा, अरे सोने, आप मेरा जो मूल्य लगा रहे हो, रुपये में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ बात है, ऐसा लोहे ने सोने से कहा। देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। देखिए, सोने से किसी का पेट भरता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा लोहे ने सोने से कहा। और मैं तो सबका हाथ बटाता हूँ। किसने कहा, लोहे ने। मैं सबका हाथ बटाता हूँ, यानी किसका रे छात्रों, तो किसानों का, सबका यानी किसानों का मैं हाथ बटाता हूँ, ऐसा लोहे ने सोने से कहा। तब सोना क्या कह रहा है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है, ठीक है, सोने से नहीं पेट भरता तो फिर लोहे से कैसे पेट भरता है, ऐसा फिर से जवाब सोने ने लोहे से पूछा। तब लोहा क्या कहने लगा, मैं अगर न रहूँ तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी, मकान बनाना हो तो लोहा ही चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सब कुछ लोहे से ही बनता है, ऐसा जो कि लोहे ने सोने से समझाते हुए कह रहा है। मैं अगर ना रहूँ तो के पेट तो सोने से भी नहीं भरता और लोहे से भी नहीं भरता, लेकिन मैं किस
प्रकार का, मैं सबके हाथ किस प्रकार बटाता हूँ, मैं सब जो भी हर व्यक्ति के काम किस प्रकार आता हूँ, ऐसा लोहा यहाँ पर समझाते हुए। मैं अगर न रहूँ तो किससे बनेगा फावड़ा। फावड़ा पता है, मैं पहले बताया, खोदना या मिट्टी निकालने का कार्य ये फावड़े से किया जाता है। उसके बाद कुदाल यानी मिट्टी खोदने का कार्य, खुरपी यानी घास काटने के लिए खुरपी का उपयोग होता है। उसके बाद जब मकान बनाने हो, आप मकान बनाते हो तो किससे बनता है, जो कि मकान ऐसे ही बनते हैं क्या, तो नहीं, उसके लिए क्या लगता है, लोहा लगता है, लोहा चाहिए। उसके बाद अब युद्ध में लोहे का ही शस्त्र अस्त्र वहाँ पर बनते हैं, पता है आपको। शस्त्र, हर शस्त्र किससे बनते हैं, युद्ध में जो उसका उपयोग होता है तो सारे के सारे लोहे से ही होते हैं। और कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा आप जब रोटियां घर पर बनाते हो तो वो किस पर बनती है, लोहे के तवे पर ही बनती है, सेकी जाती है। ऐसा सभी के सभी हर काम लोहे से ही होता है, लोहे से ही बनता है, ऐसा लोहा सोने से कह रहा है। तब उसी समय सोना क्या कहता है, तो उसी समय सोना भी ये कहता है, ठीक है, फावड़ा बनाते हो, कुदाल बनाते हो, खुरपी बनाते हो, उसके बाद मकान भी बना लेते हो, उसके बाद युद्ध में लगने वाले शस्त्र अस्त्र का भी उपयोग लोहे से होता है। उसके बाद रोटियां भी बनाने के लिए तवे का लोहे का ही उपयोग होता है। तो कोई बात नहीं, फिर मैं भी क्या कम हूँ, ऐसा सोना कहने लगा। और सोने ने क्या कहा, देखिए अंगूठी, जो अंगूठी होती है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं का, धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। देखिए सोना उसे क्या कह रहा है, क्या लोहे से बनती है क्या, अंगूठी हो, माला हो, बाली हो, किससे बनती है, लोहे से बनती है, तो बिल्कुल नहीं। तब मेरी तलाश होती है, उसी समय मेरी तलाश होती है। और मैं राजा महाराजाओं का, देखिए सबका प्यारा, राजाओं का प्यारा हूँ मैं। उसके बाद धनिकों का प्यारा, यानी धनी यानी जो उसे आप ये कह सकते हो, जो कि सेठ जी कह सकते हो एक प्रकार के, जो कि व्यापारी, जो कि वह धनिकों का प्यारा हूँ, जिनके पास बहुत सारा धन है, उनका मैं प्यारा हूँ। और मैं ऊंची जगह रहता हूँ, कभी नीचे उतरता हूँ क्या, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा सोना भी उसे कहने लगा। लोहे ने भी उसे कहा कि मैं हर व्यक्ति के काम आता हूँ, हर चीज़ लोहे से ही बनती है। तब सोने ने भी कहा कि मैं भी राजा महाराजाओं का, धनिकों का प्यारा हूँ, तो मैं भी ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे कभी उतरता हूँ क्या, तो बिल्कुल नहीं। ये ऐसा सोने ने कहा। तो छात्रों, ये पेज तक आज यहीं पर रुकेंगे, इतनी पंक्तियाँ देखेंगे। अगली जो पंक्तियाँ हैं वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज तक के लिए यहीं पर रुकेंगे छात्रों। कल हम, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ, गरीबों की सेवा करने में ही मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन आए। ये जो पंक्तियाँ है उसके नीचे की सारी पंक्तियाँ वह कल के वीडियो में हम देखने वाले छात्रों। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।